मुराद एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं 1000 साइंस के क्वेश्चनों की सीरीज का नेक्स्ट पार्ट, जो कि हर एक एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो ये सीरीज है उसके लगभग 25 पार्ट्स हो चुके हैं, लगभग 700-800 क्वेश्चन हो चुके हैं जो कि इस सीरीज के हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक शरीर क्रियात्मक प्रक्रिया में पादप से अतिरिक्त जल बूंदों के रूप में निकलता है। जो पादप का जो शरीर होता है उससे अतिरिक्त जल की बूंदें बाहर निकलती हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन, बिंदुस्राव, उत्सर्जन या श्रवण। आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा इसका, बताइए दोस्तों। तो जल की बूंदों के रूप में क्या निकलता है, जो पानी निकलता है उसे हम बिंदुस्राव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बिंदुस्राव। जिसको इंग्लिश में ग्यूटिंग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। और जो ये हमारी पादप की जो पत्तियां होती है उसके अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उससे ये पानी बूंदों के रूप में निकलता है। जो बिंदुस्राव होता है वह अधिक अवशोषण, या लिख लीजिए यह घटना कब होती है, यानी कि यह घटना अधिक अवशोषण व कम उत्सर्जन के कारण होती है, जिससे यहाँ पे जो लिक्विड होती है जल की बूंदों के रूप में निकलने लगता है। एग्जाम्पल के रूप में आप यदि पीपल के पेड़ के नीचे यदि सुबह सुबह आप खड़े रहते हैं तो वहाँ पे आपको जल की बूंदें गिरती हुई दिखाई देगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि उत्सर्जन तो कम हो रहा है और हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण कर रहे हैं, मतलब पौधा, और कम उत्सर्जन कर रहा है, तो तब ऐसी स्थिति आती है कि वह पानी जल की बूंदों के रूप में निकलने लगता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देख लीजिए, इस प्रकार से ये एक पेड़ है, उससे ये बूंदों के रूप में पानी नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक है, यानी कि जल के वाष्प के रूप में निष्कासन हो रहा है। हम ये बता देते हैं कि देखो, वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन और वेपराइजेशन में क्या अंतर होता है। पादपों में शरीर के वायवीय भागों से होने वाले इस क्रिया के वाष्पन के साथ जल वाष्प का निष्कारण होता है। ठीक है, और इनके जल की किसी भी सतह से वाष्प के रूप में परिणत होते रहना वाष्पन क्रिया है, यह एक सामान्य क्रिया है। ठीक है, ये जैव भौतिक क्रिया होती है और ये एक भौतिक क्रिया होती है। ठीक है, ये भौतिक कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि ताप और दाब पर, यानी कि वेपराइजेशन हो गया, यानी कि वाष्पीकरण जो होता है वह ताप व दाब पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त और इसमें वाष्पोत्सर्जन में पादप शरीर की बाह्य तथा आंतरिक रूप, रंग तथा संरचना के द्वारा नियंत्रण की जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है, यानी कि किसको अवायवीय श्वसन कहा जाता है। ऑक्सीजन के बिना श्वसन, ऑक्सीजन के साथ श्वसन, कार्बन डाइऑक्साइड के बिना श्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ श्वसन। तो इसका आंसर क्या होगा, अवायवीय श्वसन। नाम से आपको पता लग रहा है अवायवीय श्वसन यानी कि ऑक्सीजन के बिना श्वसन। ठीक है दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ कि श्वसन दो प्रकार के होते हैं, यानी कि श्वसन दो प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया, मतलब जो श्वसन को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। एक तो हो गया आंतरिक श्वसन, एक हो गया बाह्य श्वसन, और तीसरे का नाम क्या है, तीसरे का नाम है कि जो ये हमारे रंध्र के द्वारा जो श्वसन होता है इसको हम बोलते हैं बाह्य श्वसन। जो इसके अंदर जो श्वसन होता है वह कौन सा होता है, बाह्य श्वसन। यानी कि गैसों का परिवहन। ये 3 प्रकार के होते हैं श्वसन। आंतरिक श्वसन हो गया, बाह्य श्वसन हो गया और एक गैसों का परिवहन। जो इसके आंतरिक
शोषण की बात करते हैं हम। ये जो आंतरिक शोषण है, इस आंतरिक शोषण को भी दो भागों में बांटा जाता है, और वो है वायवीय शोषण, अवायवीय शोषण। ये इसके दो पार्ट हैं, ठीक है दोस्तों। और जो वायवीय शोषण जो होता है उसके अंदर ग्लूकोज का पूर्ण विघटन होता है, या पूर्ण उसका विखंडन होता है, यानी कि ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन, याद रखिएगा, पूर्ण विखंडन। और आंशिक विखंडन होता है अवायवीय में, आंशिक विखंडन, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन के बिना श्वसन होता है अवायवीय शोषण, और वायवीय शोषण वायु की उपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व होता है, यानी कि प्राथमिक तत्व कौन सा होगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, पोटेशियम, बोरोन, और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया और पोटेशियम हो गया। ये तीन प्राथमिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, और सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन जो कि 76% उपस्थित होता है यूरिया के अंदर, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधों की निम्नलिखित संरचना में कौन जिम्मेदार होता है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है जाइलम, मूल और छाल, और एक आप लिख लीजिए यंत्र, इसके अंदर लिख लीजिए रंध्र। क्या लिख लीजिए? रंध्र। एक ऑप्शन बना देते हैं इसके अंदर, यहाँ लिख लीजिए रंध्र। अब बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा इसका? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा रंध्र। रंध्र ही इसका आंसर होगा, यानी कि जो वाष्पोत्सर्जन की घटना घटित होती है पौधों में, मैंने बताया कि जैसे कि एक पत्ती है तो इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन्हीं को हम रंध्र कहते हैं, और उन्हीं के द्वारा इनका मतलब जो पानी का इधर से उत्सर्जन होता है इसी के कारण होता है। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर जो छिद्र पाए जाते हैं उसके द्वारा पसीने निकलते हैं, उसी प्रकार से रंध्रों के द्वारा इनका उत्सर्जन होता है जल का, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा रंध्र। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। रेशम के कीड़े को पढ़ने, मतलब जो कीड़े का अध्ययन किया जाता है वो किसके अंदर किया जाता है? अध्ययन लिख लीजिए इधर, अध्ययन। मतलब रेशम के कीड़ों का अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है एपीकल्चर, पीसीकल्चर, सेरीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताओ दोस्तों। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सेरीकल्चर। सेरीकल्चर के अंदर रेशम के कीड़ों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आपको बताया कि रेशम का उपयोग कपड़े वपड़े बनाने के लिए किया जाता है। ये रेशम बहुत ही महंगा कपड़ा होता है, सिल्की जिसे हम कहते हैं। अब बात करते हैं हम अदर की, जैसे कि बात करते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो होता है कि फल सब्जियां, उद्यान पादप का संवर्धन, जल, सब्जियां, उद्यान पादप का संवर्धन इसके अंदर हॉर्टिकल्चर के अंदर किया जाता है, ठीक है। फल हो गया, सब्जी हो गया, उद्यान पौधों का संवर्धन इसके अंदर किया जाता है, यानी कि इसका अध्ययन इसके अंदर किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं पीसीकल्चर की। पीसीकल्चर जो होता है मछलियों के उत्पादन से रिलेटेड है, मछलियों के उत्पादन, ठीक है दोस्तों, मछलियों के उत्पादन से रिलेटेड है पीसीकल्चर। और एपीकल्चर क्या है? मधुमक्खी।
मधुमक्खी, मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर याद रखिएगा, मधुमक्खी पालन। पीसीकल्चर मछलियों के उत्पादन से। सेरीकल्चर फल मतलब जो ये कीड़े, रेशम के कीड़े का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। और हॉर्टिकल्चर का उपयोग फल, सब्जियां, उद्यान पादपों का संवर्धन के लिए किया जाता है। एक और लिख लीजिए, एक होता है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर किसके उत्पादन में किया जाता है, मतलब इसका अध्ययन, तो इसमें किया जाता है शहतूत के वृक्ष का, शहतूत के वृक्ष का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए रेशम के कीड़े का अध्ययन किसमें किया जाता है, सेरीकल्चर के अंदर। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है। आपको कॉकरोच का श्वसन अंग बताना है। इनकी जो कॉकरोच होता है वह किससे श्वास लेता है, जैसे कि मनुष्य जो फेफड़ों के द्वारा श्वास लेता है, तो कॉकरोच किससे लेता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वातक या ट्रैंकिया, वातक या ट्रैंकिया। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, श्वसन अंग वातक या ट्रैंकिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ऑक्टोपस का खून कैसा होता है। आपको ऑक्टोपस का जो खून होता है उसका रंग बताना है। ऑक्टोपस मानव के रंग, मानव का जो खून का रंग होता है वह लाल होता है। और लाल किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, तो ऑक्टोपस का खून कैसा होता है, तो नीला होता है। इसको लिख लीजिए, नीला होता है। ठीक है दोस्तों, जो खून होता है ऑक्टोपस का उसका रंग क्या होता है, नीला होता है। बात करते हैं ऑक्टोपस की, तो ये इसका जो साइंटिफिक नेम है ऑक्टोपस का साइंटिफिक नेम ऑक्टोपोडा। ठीक है दोस्तों, और फाइलम कौन सा आ गया, मोलस्का इसका फाइलम है, क्लास सेफलोपोडा। और किंगडम याद रखिएगा, एनिमेलिया इसका किंगडम होता है। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि किंगडम 5 प्रकार के होते हैं। व्हाइटेकर के सिद्धांत पंचजगत अवधारणा 1959 के अकॉर्डिंग 5 होते हैं, और 5 में से एनिमेलिया एक होता है। और एनिमेलिया के अंदर ये फाइलम और क्लास में बटा हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, ऑक्टोपस, ये देखिए इस प्रकार से ऑक्टोपस होता है। यदि किसी ने मूवी देखी हो पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, उसके अंदर ऑक्टोपस होता है, वह इसी प्रकार से होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है। मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है, इसके रीजन क्या है। इसे खरीदना बहुत महंगा होता है। इसे रासायनिक तथा सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उपयोग उगाया जाता है, मतलब इसे रासायनिक तथा सिंथेटिक कीटनाशकों का उपयोग किए बिना उगाया जाता है। इसे कांच के हाउस और वायुरोधी परिवेश में उगाया जाता है। यह रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर करता है। क्या आंसर होगा इसका, कि मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजनों को बेहतर क्यों माना जाता है, इसका आंसर क्या होगा। इसे रासायनिक तथा सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। ऑर्गेनिक खेती इसे कहते हैं, ऑर्गेनिक, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का रासायनिक कीटनाशक इन सभी का प्रयोग नहीं किया जाता है और उसके द्वारा उगाया जाता है। इसीलिए इसको मनुष्य के खाने के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भोजन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। भोजन के संबंध में कौन सा कथन गलत है, आपको आंसर देना है। भोजन के संबंध में कौन सा गलत है आपको बताना है। यह रासायनिक प्रक्रिया से होकर गुजरता है, यह एक कार्बनिक पदार्थ होता है, यह ऊर्जा प्रदान करता है, यह अकार्बनिक पदार्थ होता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा यह अकार्बनिक पदार्थ होता है। इनकी ये रासायनिक प्रक्रिया से होकर गुजरता है। भोजन कार्बनिक पदार्थ होता है, ऑर्गेनिक और ऊर्जा प्रदान करता है। ये बात भी सही है, लेकिन ये बात गलत है कि यह इनऑर्गेनिक होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल फूट जाती है, क्योंकि बोतल के अंदर पानी भर दिया और जमने दिया तो बोतल फूट जाती है, क्यों।
पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, पानी गर्म करने पर फैलता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा पानी जमने पर फैलता है। पानी जम गया तो ये फैलने लगता है, ठीक है। और जब फैलता है तो जो बोतल होती है वह फूट जाती है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है। सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने घर पर जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ का कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। सड़क यानी कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि जो बर्फ के अंदर जो घर्षण होता है वह कम होता है, जिसके वजह से हम चलते हैं तो फिसल जाते हैं। सड़क की अपेक्षा इसके अंदर घर्षण कम होता है। घर्षण क्या होता है? घर्षण जो किसी सतह पर हमें चलने के लिए आसानी यानी कि सुविधा उपलब्ध करा देता है, यानी कि यह सतह होती है और इस पर हमारा पैर चलते हैं तब ये फिसलती नहीं है, तो घर्षण इसके अंदर ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, -4 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिक होता है, यानी कि D बराबर m/v, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे ये तो होता है मास और ये होता है वॉल्यूम, ठीक है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। देखते हैं नेक्स्ट। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा आयतन, भार, द्रव्यमान और घनत्व। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। घनत्व कभी भी चेंज नहीं होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ध्वनि का एक अभिलक्षण तार तत्व है जो निर्भर करता है। तार तत्व पिच जिसे बोलते हैं पिच, वह निर्भर करता है तीव्रता पर, गुणवत्ता पर, आवृत्ति पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आवृत्ति पर। तार तत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। आवृत्ति की बात करें तो एकांक समय में कंपनों के दोनों की संख्या, यानी कि एक सेकंड के अंदर इनकी जो तरंग है कितनी बार ऊपर नीचे हुई है, मतलब जो गर्त और स्रंग के रूप में हुई है, वे उनकी संख्या ही आवर्ती कहलाती है, ठीक है दोस्तों। आवर्ती का जो SI मात्रक है हर्ट्ज होता है, SZ SI मात्रक, ठीक है। अब बात करते हैं हम जो ये ध्वनि के अभिलक्षण है तार तत्वों के बारे में भी और अन्य जो इसके महत्वपूर्ण पार्ट हैं, ठीक है। इसकी जो पहले तो बात करते हैं जो चाल होती है ध्वनि की चाल V बराबर जो होती है वह लैम्बडा मतलब जो आवर्ती इंटू तरंग दैर्घ्य है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चाल बराबर जो होती है वह यानी कि आवर्ती इंटू तरंग दैर्घ्य होती है, ठीक है। अब इसके और भी जानकारी लेते हैं। अब बात करते हैं हम इन्हीं में से एक लक्षण जो हम बात कर रहे थे तार तत्वों की, पहले तो तार तत्वों के बारे में बात कर लेते हैं। पहले तार तत्व यानी कि पिच, ये जो होता है ध्वनि की बारीकी व मोटाई के बारे में बताता है। ध्वनि की बारीक व मोटाई, मतलब इनकी ध्वनि कितनी पतली है और कितनी मोटी है, यह तार तत्व बताता है, ठीक है। बात करते हैं तार तत्व की, तो यह जो होता है मापा नहीं जाता है, याद रखिएगा, ये मापा नहीं जाता है, सिर्फ क्या अनुभव किया जाता है, ठीक है, अनुभव किया जाता है। आवर्ती पर निर्भर करता है, मैंने ये बताया था कि आवर्ती पर निर्भर करता है, आवर्ती पर निर्भर करता है। जैसे कि आपने एग्जाम्पल मैं लेता हूँ,
एग्जाम्पल लेते हैं शेर का। शेर की आवाज़ दहाड़ता है, तो इसका तात्पर्य है कि उसकी पिच जो होती है, यानी कि तार तत्व जो होता है वह कम होता है या नीचा होता है। तार तत्व नीचा होता है, तार तत्व नीचा होता है। इसके कारण उसकी तार तत्व नीचा होने का तात्पर्य है कि वह मोटी आवाज़, उसकी मोटी आवाज़, ठीक है। तार तत्व कम है तो इसका मतलब है कि उसकी मोटी आवाज़ होती है। और यदि तार तत्व अधिक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम किसका, मच्छर के भिनभिनाने का। मच्छर की भिनभिनाहट, मच्छर की जो भिनभिनाहट होती है उसमें उसका जो तार तत्व होता है वह ऊंचा होता है और इसलिए उसकी बारीक या मी आवाज़ होती है, मतलब पतली आवाज़ होती है, पतली आवाज़ होती है, ठीक है। तो मैंने आपको तार तत्व के बारे में बता दिया। इसे ये क्या है, ध्वनि की पतली और मोटी आवाज़ के बारे में बताता है, मापा नहीं जाता है, सिर्फ अनुभव किया जाता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। शेर जो दहाड़ता है, इसका तात्पर्य है कि तार तत्व जो होता है वह कम होता है, इसलिए उसकी मोटी आवाज़ होती है। और मच्छर की भिनभिनाहट होती है तो उसके तार तत्व ऊंचा होता है, इसलिए उसकी आवाज़ पतली होती है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि तो ध्वनि के अन्य गुणों के बारे में। तार तत्व का तो हो गया, अब बात करते हैं अन्य। अब इन्हीं में से एक होती है इंटेंसिटी, यानी कि तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं हम। मतलब कोई एरिया है, जैसे कि ये एक एरिया है और 1 सेकंड के अंदर गुजरने वाली ध्वनि की तरंगे, ठीक है, उसको इंटेंसिटी या तीव्रता कहते हैं। या उसे हम मान सकते हैं कि जो इंटेंसिटी है उसका जो मतलब होता है कि उस ध्वनि की ऊर्जा कितनी है, यानी कि ध्वनि तरंग की ऊर्जा कितनी है, उसका ये डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसका डायरेक्ट रिलेशन ये होता है कि उस ध्वनि तरंग के अंदर कितनी ऊर्जा होती है, ठीक है। यानी कि 1 सेकंड के अंदर जो एरिया होता है उसके अंदर से निकलने वाली किरणें, इंटेंसिटी तीव्रता कहते हैं। एक होती है लाउडनेस, यानी कि प्रबलता, इसका एक और गुण होता है, ये कानों की संवेदनशीलता की माप करता है। याद रखिएगा, इंटेंसिटी को हम माप सकते हैं, ठीक है। और प्रबलता कानों की संवेदना का पता लगता है इससे, प्रबलता से, और इसे भी मापा नहीं जाता है, ठीक है दोस्तों। इसका एक गुण और होता है, वह भी याद रखिएगा। और जो इसका एक गुण होता है वह गुणवत्ता, यानी कि कौन सी ध्वनि तरंग अच्छी है, कौन सी खराब है, इसी का एक गुण होता है गुणवत्ता। इसके अंदर दो समानताएं, रुकिए, समानताएं तार तत्व व समान प्रबलता, वाली ध्वनि तरंग में अंतर के लिए गुणवत्ता का सहारा लिया जाता है। यानी कि जो कोई समान तार तत्व है, समान गुणवत्ता वाली ध्वनि तरंग, प्रबलता वाली ध्वनि तरंग है, उसके अंतर करने के लिए गुणवत्ता का उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अभिदर्शक की फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी से अनुपात किसके लिए 1 से अधिक होता है? ऑप्शन है सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शक व सूक्ष्मदर्शी दोनों, न तो सूक्ष्मदर्शी न ही दूरदर्शक। तो इसका राइट आंसर होगा दूरदर्शक, ठीक है दोस्तों। यानी कि
अभिदर्शक की फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी से अनुपात जो होता है वह 1 से अधिक होता है, वह दूरदर्शक के लिए होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा है, यह परिघटना किस गुण के कारण होती है? किस गुण के कारण होती है? तो यह घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि इस प्रकार से यह कोई पानी से भरा हुआ बर्तन है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि सिक्का रखा हुआ है, तो जब हम उसको देखते हैं तो जो किरण होती है वह सीधी जाके वह ये जो ऊपर की ओर यहीं पे बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके कारण हमें ये ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। यानी कि किरण जो होती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है दोस्तों, या अभिलंब से दूर हट जाती है, ये डिपेंड करता है माध्यम के ऊपर। इसी का एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे कि एक छड़ है। जो छड़ होती है यदि पानी के अंदर है तो वह टेढ़ी दिखाई देती है, वह भी अपवर्तन के कारण होती है। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, और पूर्णांतरिक परावर्तन में किसका उपयोग किया जाता है? पूर्णांतरिक परावर्तन जैसे कि फाइबर केबल होती है, फाइबर केबल के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। और जो ये 7 रंगों का स्पेक्ट्रम जो बनता है, स्पेक्ट्रम जो बनता है वह भी पूर्णांतरिक परावर्तन के आधार पर ही बनता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शी ग्लास प्लेट पर गिरती है, इसका एक अंश परावर्तित और एक अंश अपवर्तित होता है। तो परावर्तित व अपवर्तित किरणें आपस में लंबवत होगी। कब होगी? परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें आप सभी को बताया कि जैसे कि ये एक सतह है तो इस पर गिरने वाली किरण आपतित किरण होती है, और जो उसे टकराकर जा रही है उसे हम आपतित किरण और अपवर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण में क्या होता है कि वो किरण आ रही है और वापस उसी माध्यम में चले जाती है, तो वह परावर्तित किरण कहलाती है। अपवर्तित किरण उसी माध्यम में वो दूसरे माध्यम में जाती है, लेकिन वह अभिलंब से दूर या पास होती है, तो वो जो किरण होती है वह अपवर्तित किरण होती है। ठीक है दोस्तों, तो परावर्तित व अपवर्तित किरणों के आपस में लंबवत कब होगी? जब शून्य आपतन कोण होगा। ठीक है, शून्य आपतन कोण होता है तब वह एक दूसरे से लंबवत होगी। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट। एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में आपको बताना है कि उसको मतलब गर्मी लगेगी, यानी कि कम गर्मी लगेगी और कम सर्दी का अनुभव होगा। दूसरा, कम गर्मी तथा अधिक सर्दी का अनुभव करेगा। अधिक गर्मी तथा कम सर्दी का अनुभव करेगा। अधिक गर्मी तथा अधिक सर्दी का अनुभव करेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है, एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में अधिक गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा अधिक गर्मी अनुभव करेगा सांवली त्वचा वाला व्यक्ति और कम सर्दी अनुभव करता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग के लिए उपयोग किया जाता है? रंग के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? जिंक, सल्फर, पोटेशियम और मरकरी। ऐसा बेरिलियम, क्रोमियम और निकिल। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, बेरिलियम और स्क्रेलियम। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। इसको बोलते हैं ट्रांसियम। निम्न में से कौन सा एक तत्व है? एल्यूमिना, पीतल, ग्रेफाइट, सिलिका। कौन सा एक तत्व है? ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट एक तत्व है, सिलिका नहीं है, पीतल भी नहीं है, एक मिश्र धातु हो गई, एल्यूमिना भी नहीं है, एक अयस्क हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक तत्व है। देखते हैं नेक्स्ट। अग्निशमन के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? हाइड्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्स गैस। क्या आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। इसके अंदर जो ये गैस सिलेंडर आते हैं, मतलब जो अग्निशमन के रूप में आपने देखे होंगे, बड़े बड़े होल्स के अंदर ये लगे हुए होते हैं।
तो उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटास एलम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है। कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड, नाइट्रेट, सल्फेट या पोटास एलम। तो इसका राइट आंसर होगा पोटास एलम। पोटास एलम, जिसे हम फिटकरी कहते हैं। ठीक है, सूत्र क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। ठीक है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। इसका राइट आंसर होगा पोटास फिटकरी का जो सूत्र होता है ये यही होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। जल शोधन के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? जल का शोधन करने के लिए सिरका का, एलम का, बेकिंग सोडा या टार्ट्रिक एसिड। तो इसका राइट आंसर होगा वो है एलम, जो कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया। और जल के शोधन के लिए क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करें बेकिंग सोडा तो NaHCO3 बेकिंग सोडा खाने के रूप में उपयोग किया जाता है इसका। ठीक है, सिरका CH3COOH, इसका फॉर्मूला होता है सिरका एसिटिक एसिड। ठीक है, टार्ट्रिक एसिड इमली के अंदर पाया जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ों बनाने में किया जाता है? यानी कि आग से भी वह नहीं जले, इस प्रकार के जो कपड़े बनाए जाते हैं वह किस से बनाए जाते हैं? ऑप्शन है एल सोडियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट या एल्यूमिनियम सल्फेट। तो इसका राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम सल्फेट का उपयोग अग्निरोधक कपड़े बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4, एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट। जियोलाइट क्या है? जियोलाइट क्या है? ऑप्शन है हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेट सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, सोडियम हेक्सामेटा फास्फेट, सोडियम टेट्राबोरेट। तो इसका आंसर होगा वह हाइड्रेट सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। इसका राइट आंसर होगा हाइड्रेट सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एल्यूमिनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र क्या है? एल्यूमिनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र क्या है? AlN3, Al2, इसको फोर कर सकते हैं हम इसको। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये Al और N, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो को देखने के लिए पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे मराठी अकेडमी यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।